हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज बताऊंगा कि दो परिणालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अन्योन्य प्रेरण की घटना हमेशा दो कुंडलियों के बीच में होती है। एक कुंडली में विद्युत धारा परिवर्ती प्रवाहित की जाती है तो दूसरी कुंडली के अंदर विद्युत वाहक प्रेरित होता है। इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास दो कुंडलियाँ हैं। माना प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रम से N1 व N2 है। प्रत्येक कुंडली नहीं कहेंगे, आप परिणालिका कहेंगे। चलो वो एक ही बात है। प्रत्येक कुंडली माना पहली परिणालिका तथा दूसरी परिणालिका में फेरों की संख्या क्रम से N1 और N2 है। प्रत्येक परिणालिका की लंबाई L तथा क्षेत्रफल A है। पहली परिणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा इक्वल टू I1। तो यहाँ पर क्या भी, एक तो ये कॉइल है, ये परिणालिका है, इसमें फेरों की संख्या N1 है और इसमें विद्युत धारा I1 प्रवाहित हो रही है। दूसरी परिणालिका ये है जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहे हैं। तो इसमें विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है तो इसमें विद्युत वाहक बल इस तरीके से प्रेरित होगा। तो ये तो प्रेरित विद्युत वाहक बल इस तरह से होगा। तो इस कुंडली की लंबाई इसमें आपकी ये
प्रत्येक कुंडली की लंबाई जो है वो एल के बराबर है। ये इसकी लंबाई एल है और इसकी भी लंबाई ये एल है। फेरों की संख्या दोनों में अलग अलग है इसमें। तो आप देख सकते हैं एक में घने फेरे हैं, एक में दूर दूर फेरे हैं इसमें। तो आपको निकालना है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो इसमें क्या है, पहली प्रणालिका के हम विद्युत धारा I1 प्रवाहित कर रहे हैं। पहली प्रणालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L, जैसा कि हम जानते हैं सूत्र से इसको। अब ये जो प्रणालिका है तो इस के कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा जो ये। तो प्रणालिका दूसरी प्रणालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स दूसरी से निकाल रहे हैं, इसलिए φ2, और इसका चुंबकीय क्षेत्र इसमें ये होगा B1 और इसका क्षेत्रफल A B1A। इसमें क्योंकि फेरों की संख्या N2 है इसलिए यहाँ पर इसमें N2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका B1 का मान यहाँ से रख देंगे, तो म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L, और ये इसमें आपका A N2। तो हम इसको ऐसे लिख लें, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L इंटू I1, ये इक्वल टू φ2। तो मैंने आपको अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में बताया था। अन्योन्य प्रेरण गुणांक M इक्वल टू φ2 अपॉन I1। तो इसका निकालने का तरीका यही है, चाहे इसमें प्रणालिका दी गई हो, चाहे कुंडली दी गई हो, चाहे कुछ भी कोई भी आपको दिया गया हो, उसके अंदर जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका चुंबकीय क्षेत्र निकालो, और दूसरी कुंडली के अंदर फ्लक्स है तो उसकी फ्लक्स निकालो इसमें, और उसके बाद जो भी इसके चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो आप इसमें रख दो, तो आपका एक फॉर्मूला आ जाता है। तो M इक्वल टू φ का मान ये म्यू नॉट N1 N2 A I1 अपॉन L I1। अब यहाँ से ये जो I1 है हम इस I1 से काट देंगे, इसमें फॉर्मूला आ जाएगा तो M इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है वो कुंडलियों की फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है, कुंडली के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, और प्रणालिका की लंबाई पर डिपेंड करता है। साथ में प्रणालिका के अंदर माध्यम पर भी डिपेंड करता है। यहाँ तो हमने वायु ले रखी है इसलिए इस तरीके का है। अगर मान लो कि हम इस प्रणालिका के अंदर कोई लोह चुंबकीय पदार्थ रख देते तो ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक बढ़ जाता। तो अब हम इसमें रखते कहाँ पर ये, क्योंकि फ्लक्स दूसरी कुंडली के अंदर है, तो इसमें आप दूसरी कुंडली के अंदर लोह चुंबकीय पदार्थ रखते तो ये इसका मान इस तरीके का होता। यदि
प्रणालिका में लोहचुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए तो अन्योन्य गुणांक निम्नलिखित होगा। m इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू n1 n2 a अपॉन l। तो लोहचुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए क्या होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक इसमें बढ़ जाता है। तो अगर मान लो हम कुंडलियों के फेरों की संख्या पर भी कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, तो उसकी अन्योन्य प्रेरण गुणांक को बढ़ाने का एक ही तरीका होता है और वो ये है कि उस प्रणालिका के अंदर एक लोहचुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए तो उसका अन्योन्य प्रेरण गुणांक बढ़ जाता है। तो इसे से आप देख रहे हैं कि जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है वो दोनों कुंडलियों की ज्यामिति पर डिपेंड करता है। तो भैया अब आप इसमें देख रहे हैं कि दोनों ही कुंडलियों के कारण इसमें आपका आ रहा है, तो अन्योन्य म्यूचुअल होता है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरी प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते तो हम पहले के अंदर चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करते और फिर आपका फॉर्मूला निकालते तो फिर यही फॉर्मूला आता सेम। तो किसी भी एक प्रणालिका के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो दूसरी के अंदर जो अन्योन्य प्रेरण घटना घटित हो रही है उसके लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोनों का एक जैसा आता है। तो ये है दो प्रणालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नियमित रूप से ये मिलते रहे। थैंक यू।